अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। कोई होमवर्क दिया था क्या? आपने कहा भी नहीं। नहीं अच्छा, अच्छा ये ना मैं कुछ कैलकुलेशंस बता रहा हूं और फिर उन कैलकुलेशंस का एक कंक्लूजन बताऊंगा। तो ये अब ऑनवर्ड ये काम आएंगी बातें। इसकी हेडिंग कोई नहीं है, बस ऐसी एक कैलकुलेशन बता रहा हूं। ब्रेक इवन ही चल रहा है, ब्रेक इवन ही पढ़ रहे हैं हम अभी। आज भी ब्रेक इवन ही कराऊंगा है। ब्रेक इवन पढ़ा रहा हूं और ब्रेक इवन ही पढ़ा रहा हूं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो ब्रेक इवन ही है। चूंकि हम ब्रेक इवन पढ़ रहे हैं तो जितनी भी आज बात आपसे होगी वो ब्रेक इवन की होगी। तो अभी इस वक्त हम ब्रेक इवन पढ़ रहे हैं। अभी जो चीज बताने लगा हूं ना वो पहले मैं कैलकुलेशन समझा लूं, फिर उसका कंक्लूजन एक बता दूं। ये इस चैप्टर में भी और अब से ऑनवर्ड जो रहता है उसमें भी काम आएंगी ये बातें। तो एक बार कैलकुलेशन देख लें, उसका कंक्लूजन बता दूं, फिर उसको डब्बे में बंद करके और उसके ऊपर जो मुनासिब हेडिंग लिखनी है वो आप लिख लेना, मर्जी है। दो मिसालों से एक चीज बता रहा हूं मैं। एक मिसाल, टोटल सेल्स थी 20,000 यूनिट्स और 40% वर सोल्ड एट 80 रुपए और 60% वर सोल्ड एट 95 रुपए। टोटल सेल्स कितनी? टोटल सेल्स अमाउंट कितनी? जी कितनी? 1780,000। इसमें कोई मुश्किल परेशानी किसी को है तो शर्म की बात है। अच्छा इसको ना मैं एक और तरीके से करता हूं। 20,000 कॉमन ले लेता हूं उसमें से, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? ₹80 इंटू 40% प्लस ₹95 इंटू 60%। यही आंसर आएगा? नहीं, यही आएगा। अच्छा इसका आंसर बताएं, ये इस पोर्शन का। हम्म, 89 पॉइंट। बस तो अगर 20,000 को 89 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1780,000 आ जाएगा। और 95 ये तो एक्चुअल सेल प्राइस है, यानी इतने यूनिट्स के लिए इतनी प्राइस थी, इतने यूनिट्स के लिए इतनी प्राइस थी। 89 क्या है? एवरेज।
सिंपल एवरेज यानी 80 प्लस 95 डिवाइड बाय 2, नहीं, फिर वेटेड एवरेज। और वेटेड एवरेज के लिए समेशन डब्ल्यू एक्स ओवर समेशन डब्ल्यू, तो ये क्या है, एक्स और ये डब्ल्यू। यानी इसकी कंक्लूजन ये बनी कि टोटल क्वांटिटी में से कुछ पोर्शन पे एक रेट और कुछ पोर्शन पे एक और रेट लगना है। तो ऐसा कर सकते हैं कि उन रेट्स का वेटेड एवरेज कर लें और फिर उस वेटेड एवरेज रेट को टोटल से कर दें मल्टीप्लाई, सेम आंसर आएगा। दोबारा, अगर टोटल कोई क्वांटिटी है, उनमें से कुछ किसी रेट पे हैं और कुछ किसी और रेट पे हैं, तो उनका टोटल अमाउंट निकालने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि जो डिफरेंट रेट्स हैं उनका वेटेड एवरेज कर लें और वो वेटेड एवरेज टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। यही जो किया है, यही जो काला और लाल किया, यही बता रहा हूं। और ये जो वेटेड एवरेज प्राइस है, इसके लिए वेट क्या इस्तेमाल हो रहा है, डब्ल्यू क्या इस्तेमाल हो रहा है, जो उस टोटल के पोर्शन है, टोटल क्वांटिटी है, इसमें से मैंने दो हिस्से किए और ये हिस्से मैंने परसेंटेज टर्म्स में बताए। तो इतना पोर्शन इस रेट पे, इतना पोर्शन इस रेट पे, तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगी, इस पोर्शन पे ये रेट, इस पोर्शन पे ये रेट, ये काली वाली कैलकुलेशन बताइए। और ये ऐसे भी कर सकते हैं कि रेट का एवरेज कर लें और रेट का वेटेड एवरेज करने के लिए वेट्स क्या यूज करें, यही जो पोर्शन करने का रेशो था, और उन रेट्स का वेटेड एवरेज कर लें और फिर उस वेटेड एवरेज को टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो भी टोटल वही आएगा है। अच्छा, एक और तरह की मिसाल बताता हूं, फिर इस कंक्लूजन को मैं फिर दोहराऊंगा। टोटल लेबर आवर्स 15,000 आवर्स हैं और जो वेज रेट है स्किल्ड लेबर का 500 रुपए है और अनस्किल्ड का 320 है। और ये जो टोटल आवर्स हैं कंप्राइज ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड इन रेशियो ऑफ 1:4। टोटल वेजेस करेंगे कैलकुलेट, टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट टोटल लेबर कॉस्ट हो गई 15,000 घंटों में से स्किल्ड कितने हैं, 1/5, इस रेशो में बांट रहे हैं ना, और इस पे लगेगा 500। और 15,000 में से अनस्किल्ड कितने हैं, 4/5, इस पे लगेगा 320। कितना हो गया, 5340,000 है, ज्यादा हो गया, यही है। अच्छा, यही जो बात अभी यहां बताई थी, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। 15,000 को कॉमन ले लिए तो अंदर क्या रह गया, 500 1/5 प्लस 320 4/5। इस ब्रैकेट का आंसर वही, क्या ब्रैकेट का आंसर क्या आता है, 356। तो अगर 15,000 सारे के सारे को 356 से मल्टीप्लाई कर दें,
तो कितना आंसर आ जाएगा? वही 5340000। अब इन दोनों मिसालों पे गौर करें और दोनों वाली बात कॉमन में रिपीट कर रहा हूं कि अगर एक टोटल क्वांटिटी है, उसमें से कुछ पोर्शन, चाहे वो पोर्शंस परसेंटेज की शक्ल में किए हो, चाहे रेशो की शक्ल में किए हो, ऐसे ही हो सकते, यही दो तरीके हो सकते हैं। एक चीज के मुख्तलिफ टुकड़े करने हैं, तो वो टुकड़े कैसे हो सकते हैं? ओवरहेड्स वाला चैप्टर किया था, एक दफा का जिक्र है। तो अमाउंट्स के टुकड़े कैसे कर रहे होते हैं? या परसेंटेज थी या रेशो थी, दो ही बातें हो सकती हैं। तो या तो परसेंटेज में कुछ टुकड़े हैं या रेशो की शक्ल में। तो अगर टोटल क्वांटिटी में से कुछ पोर्शन, पोर्शन किस तरह से? या तो परसेंटेज से या रेशो से। कुछ पोर्शन पे एक रेट और कुछ पोर्शन पे कोई और रेट लगना है, तो टोटल अमाउंट तक पहुंचने का ये रास्ता तो है ही है। ये रास्ता कौन सा? कि क्वांटिटी में से अलग अलग करके अलग अलग रेट लगा लें। और ये रास्ता भी है कि रेट का वेटेड एवरेज कर लें और फिर वो एवरेज रेट टोटल क्वांटिटी पे लगा दें, तो भी टोटल अमाउंट वही निकलेगी। ये दोनों मिसालों से यही बताया। और इस वेटेड एवरेज करने के लिए वेट्स W का इस्तेमाल करने, परसेंटेज या रेशो, जो इस टोटल यूनिट्स को तोड़ने के लिए अवेलेबल थी। तो उन्हीं को W यूज करते हुए अगर हम रेट्स का वेटेड एवरेज कर लें, तो फिर उस वेटेड एवरेज रेट को एक ही बार टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो भी टोटल अमाउंट सेम आ जाएगी। ये बात समझ आई या नहीं? सब सारे वो सबसे एंड पे है। समझ आ गई? बताओ जरा मुझे क्या समझ आया मैंने। क्या समझा रहा हूं? मुझे बताना यार, क्या समझा रहा हूं? आपसे पूछ रहा हूं ना, ये सबसे आखिर में जो बैठे हैं आपसे पूछ रहा हूं। है बेटे बताओ ना, समझ आया कुछ तो है? तो मुझे समझाओ ना, आपसे नहीं पूछ, वाले इस वाले कॉर्नर वाले से पूछ रहा हूं। हाँ जी, अच्छा कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? है समझ नहीं आ रही, मुझे आवाज ही नहीं आ रही। सीवीपी, और ये सब्जेक्ट कौन सा है? कॉस्ट। अच्छा चलो बताओ, नहीं क्या बता रहा था मैं? अच्छा जो समझ आया वो बता दो। है? अच्छा उठो वहां से, उठो, इधर आगे आओ, इधर आगे कहीं आके बैठो। इधर है जगह कहीं? इधर मेरे करीब आओ, इधर। इधर है कोई चेयर खाली? इधर है? आप इधर, आपको इधर आगे का है मैंने, इधर वो इधर आगे, इधर बुलाया। और है इधर कोई जगह खाली? अकेले क्या करोगे यार, बोर ही हो गया, आगे आ जाओ। चलो खैर है, खैर है। ये क्या बताया यहाँ, समझ आया किसी को? पूछ लूं? समझ आया कुछ? चलें, जो समझ आया लिखें अपने लिए। दोबारा बताता हूं, अगर टोटल क्वांटिटी में से कुछ पोर्शन पे
चाहे वो पोर्शन परसेंटेज से करना है, चाहे वो किसी रेशो से करना है। कुछ पोर्शन पे कोई और रेट मल्टीप्लाई होना है, कुछ पोर्शन पे कोई और रेट। रेट का मतलब क्या बात हो रही है यहां पर? अगर हम सेल्स की बात कर रहे हैं तो सेल प्राइस यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। अगर हम लेबर कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो आवर्स और वेज रेट की बात कर रहा हूँ। मटेरियल की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो किलोज और रेट पर किलो की बात कर रहा हूँ। तो अगर कुछ टोटल क्वांटिटी के कुछ पोर्शन पे कोई और रेट एप्लीकेबल है, कुछ पोर्शन पे कोई और रेट एप्लीकेबल है, तो एक तरीका तो टोटल अमाउंट निकालने का है कि अकॉर्डिंगली रेट लगा लें, और एक और तरीका कि अगर रेट का पहले वेटेड एवरेज कर लें और उस वेटेड एवरेज के लिए डब्ल्यू क्या इस्तेमाल करें, वही परसेंटेज या वही रेशो जो उस टोटल को तोड़ने के लिए थी, और फिर उस वेटेड एवरेज को टोटल यूनिट्स पे ही लगा लें, तो भी टोटल अमाउंट सेम आएगी। अच्छा, कुछ ना कुछ जरूर लिखें। अगर आपको लग रहा है बट ठीक है समझ आ गई, ये भूल जानी है सब चीज, लिखा करें अपने अल्फाज में। अभी ना जुम्मे की नमाज से वापसी पे एक स्टूडेंट मिला, वो कह रहा है पुराना स्टूडेंट हूं मैं, आपका कॉस्ट का पास कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिया। अच्छा, अब वो जब मुझे कोई बात कोई फीडबैक देगा तो उसको वही चीज ही ज्यादा बोलनी चाहिए जो उसको नजदीक सबसे ज्यादा इफेक्टिव थी। उसने मुझे एक ही बात की है, उसने कहा सर वो जो आप कहते थे ना अपने अल्फाज में लिख लें, उसकी वजह से बहुत फायदा हुआ। वो उसके अलावा और भी कुछ कह सकता था, उसने मुझे मेन बात ही एक ही है, तो लिखा करें अपने अल्फाज में। ये सारा नोटेड मिटा दूं? ये भी ऑन कर देना बेटा, ये आगे वाली सीन भी ऑन कर देना। बता दूं?
है जी। अच्छा हाँ जी, वो FAR 1 वाले हैं वैसे तो बहुत सारे आप में से। FAR 1 में मैंने कर दी थी बात, वो कुछ बच्चों की पब्लिक डिमांड थी कि वो बयान जो है ना वो यहाँ करें, तो उसकी वजह से मैंने फिर आज तो करना ही है ग्रांड टाउन में, कल यहाँ दोबारा कर दूंगा। हैं जी, क्या पूछ रहे हो? हैं सेम वर्ड्स होंगे। आज वहां करूंगा आई लव यू, कल यहाँ करूंगा आई लव यू टू। हाँ जी, सेम ही सेम, लेकिन होंगे वहां तो फिर कल यहाँ रुकूंगा। अच्छा है जी, कितने बंदे होने चाहिए? चले ठीक है, जितने भी हो। ब्रेक इवन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, ब्रेक इवन पढ़ रहे हैं हम। हेडिंग ब्रेक इवन की ही है, बस उसमें अब एक सब हेडिंग कह लें, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचता है बिजनेस तो ब्रेक इवन। ब्रेक इवन सेल, अगर बिजनेस एक से ज्यादा प्रोडक्ट बेचता है तो ब्रेक इवन सेल कैसे निकलेगी? अच्छा, अगर बिजनेस एक से ज्यादा प्रोडक्ट बेचता है तो हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी फिक्स कॉस्ट होती होंगी प्योरली, या बहुत सारी कॉमन भी हो सकती हैं। ब्रेक इवन सेल निकालने का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमें कम से कम वो सेल्स पता चल जाए कि हमारे फिक्स कॉस्ट पूरी हो जाए, क्योंकि उससे कम सेल हुई तो लॉस होगा, ज्यादा होंगी तो प्रॉफिट होगा। तो अगर हर प्रोडक्ट की प्योरली अपनी अपनी फिक्स कॉस्ट होती तो हर प्रोडक्ट का ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करते? उसकी अपनी अपनी फिक्स कॉस्ट यूज करते, हर एक का अपना अपना फार्मूला लगाते और उसकी अपनी अपनी ब्रेक इवन सेल आ जाती, क्योंकि हर एक अपना अपना खर्चा पूरा करने का जिम्मेदार होता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, असल में कॉस्ट्स काफी सारी कंबाइंड भी होती हैं। तो अब वो सारी जो कंबाइंड कॉस्ट हैं वो सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट की जिम्मेदारी है पूरी करना? नहीं, सब की है। तो सब की बराबर बराबर जिम्मेदारी है, यानी हर प्रोडक्ट की बराबर जिम्मेदारी है। यानी अगर 4 प्रोडक्ट्स हैं तो टोटल फिक्स कॉस्ट का 25% एक ने पूरा करना है, 25 एक ने, 25 एक ने, 25 एक ने। नहीं, कोई प्रोडक्ट ज्यादा मशहूर हो सकता है। तो एक मसला तो ये आएगा इसमें कि फिक्स कॉस्ट नहीं, इससे पहले एक और बात बोलता हूं, जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे तो हर प्रोडक्ट की अलग अलग ब्रेक इवन जानना जरूरी है या खैर है ना पता चले? क्योंकि हर एक की टीम अलग है, हर एक टीम को अलग मॉनिटर करना होगा, हर एक को अलग टारगेट देना होगा। तो पहली बात तो ये कि अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बेचता है बिजनेस, अगर बिजनेस एक से ज्यादा प्रोडक्ट बेचता है तो फिर हर एक प्रोडक्ट का सेपरेट ब्रेक इवन निकलना चाहिए। तो फिर हर एक का सेपरेट ब्रेक इवन होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी
कि फिक्स कॉस्ट काफी सारी टोटल कंबाइंड है, शेयर्ड हैं, तो फिर कुछ ना कुछ हिस्से बांटने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि फिक्स कॉस्ट के हिस्से बांटने पड़ेंगे, यानी हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पोर्शन ऑफ जिम्मेदारी अलॉट करना पड़ेगा। यानी अगर बिजनेस को सरवाइव करने के लिए कम से कम 2 लाख यूनिट्स की सेल चाहिए, तो वो 2 लाख यूनिट्स ए के कितने होंगे, बी के कितने होंगे, सी के कितने होंगे, ये कुछ ना कुछ रेशो डिसाइड करनी पड़ेगी। किसको? बिजनेस को, और आपके लिए एग्जामिनर को। तो कोई ना कोई रेशो बताई होगी। तो मोस्ट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट आर combined for whole business, therefore ratio must be decided by management to be used for product wise break even sale. ये वही जो भी बात बता रहा था, कुछ 2-4 लाइनें मैंने लिख दी। तो ये प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन सेल कैलकुलेट कैसे करनी है, इसको 2 स्टेप्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा। बगैर वैल्यूज के वो स्टेप्स समझाना मुश्किल है, और बगैर स्टेप्स बताए कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो मैं आपको बस स्टेप्स बता रहा हूं, अभी समझा नहीं रहा। स्टेप्स बता के, सवाल सॉल्व करके जब सामने फिगर्स आ जाएंगी ना, फिर मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन कैलकुलेट करने के लिए ना फॉलोइंग 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन सेल कैलकुलेट करने के लिए 2 स्टेप्स करने पड़ते हैं। पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कंबाइंड ब्रेक इवन। कंबाइंड ब्रेक इवन सेल से मुराद, यानी अगर इसका आंसर 4 लाख यूनिट्स है तो क्या मतलब कंबाइंड ब्रेक इवन 4 लाख यूनिट्स, यानी सारे प्रोडक्ट्स के टोटल मिला के 4 लाख यूनिट्स। तो पहले कंबाइंड ब्रेक इवन सेल निकालनी पड़ेगी एज फॉलोज। अच्छा, अभी जो कुछ कैलकुलेशंस बता रहा था मैं, जिनके बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा आपने, उन पे आए वापस कैलकुलेशन पे। कोई एक आधी लाइन और लिखनी हो तो जगह है? नहीं है जगह, दिल में जगह होनी चाहिए, वैसे लिख ही लेंगे। चलें अगले पेज पे कहीं डब्बा एक और बना लेना। बीस 20,000 यूनिट्स थे और उनमें से 40% यानी
8,000 और 60% 12,000। इनकी प्राइस क्या थी? 80, इनकी 95। टोटल सेल 40,000 114 000 0 000 1780। ठीक है, ये कैलकुलेट किया था, ये वही जो भी पहले कुछ देर पहले सवाल किया। इन यूनिट्स की आप इसकी रेशो क्या है? कह लें 8:12 है, या 40% 60% है, ऐसे कह लें। और सिंपल करना है तो 2:3 है, तो 2:3 कह सकते हैं इसको, उसको आप 40-60 की रेशो कह सकते हैं, यानी 40% 60% कह लें या 2:3 कह लें। इनकी आप इसकी क्या रेशो है? सेम ही होगी नहीं, चेक करें। सेम नहीं हो सकती, नहीं है सेम। अब रेशो निकालनी मुश्किल हो रही है, कोई बात नहीं, परसेंटेज निकाल लें। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ये इसका कितने परसेंट है और ये इसका कितने परसेंट है, तो क्या बना? 36% और 64%। रेशो चेंज क्यों हो गई? हालांकि इन्हीं यूनिट्स की ये अमाउंट है, इन्हीं यूनिट्स की ये अमाउंट है, तो जब क्वांटिटी की रेशो 40-60 है तो इसकी 40-60 क्यों नहीं रही? अच्छा, अगर ये भी 80 होता तो इन दोनों अमाउंट, ऑब्वियसली अमाउंट चेंज हो जाती, इन दोनों की रेशो फिर कितनी होती? 40-60 होती। तो अभी 40-60 क्यों नहीं मेंटेन रह पाई? ये बात को बहुत मुश्किल है, समझ आई है बात? समझ आई बात? इसका कंक्लूजन ये है कि अगर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के नहीं, अगर नहीं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटीज की आपस की रेशो है, टोटल अमाउंट की आपस की रेशो वो नहीं सेम होगी, क्योंकि प्राइसेस डिफरेंट हैं। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के यूनिट्स की जो आपस में रेशो है और उनकी रेवेन्यू की जो आपस की रेशो है वो डिफरेंट होगी अगर उनकी प्राइसेस डिफरेंट हैं। तो वो जा रहा ऊपर से, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज या यूनिट्स की जो आपस की रेशो है और उन प्रोडक्ट्स की जो टोटल अमाउंट की आपस की रेशो है, वो रेशोज डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि प्राइसेस डिफरेंट है। क्या जी? ये सारी कैलकुलेशन या कंक्लूजन है? समझ नहीं आ रही? कंक्लूजन बता दो, ये किया क्या, ये समझ आ गया? अगर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के यूनिट्स की, फिर अगर ऐसी लगा दिया, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के यूनिट्स की जो आपस की रेशो है, उन्हीं प्रोडक्ट्स की टोटल अमाउंट की आपस की रेशो डिफरेंट हो जाएगी अगर उनकी पर यूनिट प्राइसेस डिफरेंट है। तो ये समझें, दो तरह के प्रोडक्ट्स लिखे हुए। प्रोडक्ट ए के 8,000 यूनिट्स इतने का एक,
12,000 यूनिट्स इतने का एक। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स के जो यूनिट्स की आपस की रेशो है, प्राइसेस डिफरेंट होने की वजह से टोटल अमाउंट की रेशो बदल जाएगी। आपस की रेशियो क्या आपस की रेशियो का क्या मतलब? इसका क्या मतलब समझाओ यार। नहीं, ये तो बात अब बहुत आगे निकल गई है। आपस की रेशियो तो क्लियर करें ना पहले। आपस की रेशियो से क्या मुराद? हाँ, क्या मतलब आपस की रेशियो है? अच्छा चले, 20,000 यूनिट्स में से 8,000 प्रोडक्ट ए के हैं, 12,000 एक मुल्क की टोटल पॉपुलेशन 70% माइनर्स, 30% अडल्ट। क्या मतलब 30% 70% रेशो क्या है? मतलब कैसे पता माइनर्स और अडल्ट्स जो हैं वो रेशो 30-70? ये 30-70 क्या है? हाँ, मतलब जो अडल्ट्स की टोटल तादाद है पॉपुलेशन में से 30% अडल्ट्स हैं, 70% जो है वो माइनर्स हैं। तो ये आपस की रेशो है ना उनकी 70-30? नहीं, तो जो यूनिट्स के हिसाब से आपस का प्रोपोर्शन बन रहा है, क्या टोटल अमाउंट के हिसाब से भी वापस का प्रोपोर्शन है? इनकी आपस की रेशो क्या है? 40-60 है ना? ये किसी को समझ नहीं आ रही बात? आगे समझ यार। टोटल यूनिट्स में से ए 40% और बी 60% को रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या टोटल सेल्स की अमाउंट में से ए की सेल्स की अमाउंट बी की सेल्स की अमाउंट की भी वही 40-60 रेशो है? क्यों नहीं हो पाया ये? क्योंकि प्राइसेस डिफरेंट थी। इससे ज्यादा सौदा नहीं मेरे पास बेचने को। ठीक है, लिखना क्या है? ये बना लें और इतना कह दें कि ये इससे डिफरेंट है, ये इससे डिफरेंट है। जॉइंट प्रोडक्ट्स कहां से आ गए? तो जितने भी ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे वो जॉइंट थोड़ी होंगे। जॉइंट प्रोडक्ट तो और चीज है ना, एक ही प्रोसेस का एक से ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट से। किसी जनरल स्टोर पे जाएं तो वहां से कोई ब्रेड, कोई सिगरेट, कोई साबुन, कोई पेस्ट मिलते हैं ना सारे। तो उस पूरी शॉप पे बहुत सारा तरह के प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे आपस में जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं? नहीं है ना। तो जॉइंट प्रोडक्ट और चीज है, और वैसे एक से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट्स बिजनेस बेचता है। यानी प्रोडक्ट सिर्फ एक चीज नहीं बेच रहा। गारमेंट शॉप है, वहां मिलते ही सिर्फ और सिर्फ बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म है, अब उनका एक ही प्रोडक्ट है। लेकिन अगर एक शॉप है, वहां पर फुटबॉल्स भी हैं, बैट्स भी हैं, क्रिकेट बॉल्स भी हैं, वो उसके रैकेट्स भी हैं, बैडमिंटन के भी हैं, सारे स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ प्रोडक्ट, तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हुए ना ये। ठीक है, हाँ भाई, मसला हल हुआ। ये इससे मुख्तलिफ है क्योंकि क्यों के प्राइस इज डिफरेंट। बस वो डब्बा बंद कर दें उसका। इधर स्टेप 1। अच्छा, स्टेप 1 में ना, ये स्टेप 1 यहां तक लिख लिया।
यानी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि जब भी प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी बिकेंगे, क्वांटिटी के एतबार से 40-60 रेशो में बिकेंगे। अब ये क्या चीज, किस चीज की रेशो डिसाइड की है? यूनिट्स के हिसाब से रेशो, क्योंकि यूनिट्स के हिसाब से रेशो और टोटल रेवेन्यू के हिसाब से रेशो दो अलग अलग चीजें हैं। क्यों अलग अलग हैं? क्योंकि प्राइसेस डिफरेंट हैं। तो इसलिए मैंने आगे 1.1 बना दिया कि जो रेशो सवाल में गिवन है आपको वो विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स है। अगर विद रिस्पेक्ट टू यूनिट है तो कंबाइंड ब्रेक इवन का फॉर्मूला होगा, और वो भी जो कंबाइंड ब्रेक इवन निकाल रहे होंगे वो यूनिट्स ही निकाल रहे होंगे। फॉर्मूला होगा टोटल कंबाइंड, ये सब नोटेड? टोटल कंबाइंड फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये कंट्रीब्यूशन नहीं यार, ये भी ऐसी परेशानी होते रहेंगे। कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा? दोनों प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और उसके लिए W का यूज करेंगे। ये जैसे 40-60 था या 8/20 और 12/20, तो इस कैलकुलेशन के लिए अच्छा, मेरी गलती, मैं ना एक चीज ओवर एक्सपेक्ट कर गया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, देखिए मैंने अभी अभी बात की है वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और उसके बाद कह रहा हूं कि फॉर वेटेड एवरेज सीपीयू, तो मैं कोई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात कर रहा हूं ना। वी लग रहा है। क्या जी? मैंने तो जो ब्लैक में लिखा ये भी समझाना है। ये सारे स्टेप्स लिख के सवाल करा के वैल्यूज निकल आए ना, फिर समझाऊंगा बात।
अच्छा, मेरी एक और गलती, ये पुराना लिखा हुआ है। नहीं लिखा था ना? मुझे रेस्ट की जरूरत क्यों? अच्छा अच्छा, कुछ नहीं। रेशियो के बगैर क्या? हाँ, कैसे निकल आएगी? क्या क्या क्या? हाँ ठीक है। हाँ, अगर ये रेशियो ना हो, सिर्फ अमाउंट तो सेल्स की निकलेगी, कैसे निकल आएगी? तो वो कंट्रीब्यूशन, वो तो कंट्रीब्यूशन होगी ना। ब्रेक इवन सेल कितनी? तो ब्रेक इवन लेवल पे टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, बिल्कुल सही है। सेल्स कहाँ है इसमें? यानी टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर टोटल सेल्स हो जाए तो ब्रेक इवन हो जाएगा। हाँ तो वही कह रहा हूं ना, सेल्स कितनी? टोटल फिक्स कॉस्ट 4 मिलियन है, 4 मिलियन, सेल्स कितनी? हाँ जी, तो वो कैलकुलेट कैसे करना है वो बता रहा हूं। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट, सवाल लिखें।
अरे सवाल करेंगे तो इसकी समझ आएगी ना क्या किया है। हाँ जी, स्टेप 2 इतना ही है, बस खत्म। बजटेड इंफॉर्मेशन है क्या? अच्छा, बजटेड इंफॉर्मेशन आज फॉर द ईयर 2023। बजटेड इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2023 is as follows. क्या जी? हाँ जी, 2023 ईयर। ये ईयर की पहचान बड़ी जरूरी है। देखें, अगर ईयर नहीं सही लिखेंगे ना तो सीवीपी नहीं चल सकेगी बात आगे। तो 2023 ध्यान से लिखना है, ठीक है? अब ये एज फॉलोज। ये बजटेड इंफॉर्मेशन है। Required मुझसे रिक्वायर्ड है कल कि अभी ये सवाल तो करा रहा हूं, एक और सवाल कराऊं। रिक्वायर्ड दो हैं, पार्ट ए रिक्वायर्ड है कैलकुलेट प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन सेल फॉर 2023। कैलकुलेट प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन सेल फॉर 2023 in units as well as amount assuming that ratio of units sold will remain same as budgeted और रिक्वायरमेंट बी है। अच्छा, अब ये एग्जाम में मुश्किलें ये होंगी कि आपको ये फिगर और ये फिगर कैलकुलेट करनी पड़ रही होगी, जैसे कल सवाल में की थी। ब्रेक इवन में ना लगाना फार्मूला है,
असल मुश्किल होती है कि टोटल फिक्स कॉस्ट ढूंढ ढूंढ के निकालनी पड़ेगी, सेल प्राइस नहीं दी होगी, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दी होंगी, उसमें मुश्किलें हैं। उसके बाद फार्मूला लगाना है ब्रेक इवन का। तो ये जो मैंने ए और बी पार्ट्स बना रहा हूं, बी लिखवाता हूं भी, ये दोनों ही नहीं होंगे एक सवाल में, ये इनमें से कोई एक होगा। तो मैं दोनों ही वैरायटियां आपको सेम सवाल से बता रहा हूं बस। रिक्वायरमेंट बी है, सारा कुछ सेम, सब सेम, चाहे तो अंग्रेजी दोबारा लिख लें, चाहे वो लाइनें लगा लें, सिर्फ चेंज करना है रेशो ऑफ सेल्स रेवेन्यू। पहले यूनिट सोल्ड कहे थे ना, assuming that ratio of units sold will remain same as budgeted, तो अब कह रहे हैं assuming that ratio of sale revenue will remain same as budgeted। बाकी सारी अंग्रेजी वही है, सेम रिक्वायरमेंट सेम अंग्रेजी, सिर्फ पार्ट ए में रेशो यूनिट्स की कही है और दूसरे में कही है assuming that ratio of sale revenue will remain same as budgeted। चलें कल करता हूं इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज।